नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारे खास शो खबरों के सिक्सर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं आपको बताऊंगी बाबा बागेश्वर को लेकर एक बार फिर क्यों छिड़ गया है महासंग्राम और क्यों कांग्रेस बाबा बागेश्वर के विरोध में उतर आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा क्या है गुड्डू पंडित की गर्लफ्रेंड का पूरा सच और क्या वो जानती है इस शूट आउट का हर राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी क्यों आजम खान के समर्थक कह रहे हैं सुन रहा है ना तू, रो रहे हैं हम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बाबा बागेश्वर की करते हैं, जिन्हें लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। बाबा का महाराष्ट्र में दरबार सजने जा रहा है तो कांग्रेस के नेता उनके विरोध में उतर आए हैं। वहीं बीजेपी बाबा के दरबार का समर्थन कर रही है और ऐसे में बाबा के दरबार को लेकर शुरू हो गया है सियासी घमासान। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। फिर महाराष्ट्र में सजेगा दिव्य दरबार। मीरा रोड ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। समस्या का समाधान करेंगे बागेश्वर सरकार। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। बाबा ने फाइनल किया दिव्य दरबार का एजेंडा। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। जिस महाराष्ट्र के नागपुर में लगे बाबा बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार में बखेड़ा खड़ा हो गया था। बाबा के चमत्कार को चुनौती दी गई थी, बाबा के आशीर्वाद पर सवाल उठाए गए थे, बाबा के समाधान वाले दावे को झूठ का ढकोसला बताया गया था, बाबा के दिव्य दरबार को अंधविश्वास की दुकान तक करार दे दिया गया था। जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। उसी महाराष्ट्र में एक बार फिर बाबा का दिव्य दरबार सजने वाला है। एक बार फिर बाबा अपने चमत्कार की चकाचौंध बिखेरने वाले हैं। बाबा ने इसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया है, वो भी अपने ही अंदाज में। मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदर। महाराष्ट्र में लगने वाला बाबा का दिव्य दरबार कितने दिन का होगा, इसका ऐलान धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो संदेश के जरिए पहले ही कर दिया है, क्योंकि बाबा भी नहीं चाहते कि नागपुर की तरह उन्हें भगोड़ा बताया जाए और बाबा को उस पर सफाई देनी पड़े। लिहाजा अपने संदेश में बाबा ने बार बार एक ही बात का जिक्र किया कि दरबार सिर्फ एक ही दिन का होगा। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। बाबा के नागपुर दरबार में तो बखेड़ा कई दिन बाद खड़ा हुआ था, लेकिन मुंबई वाले कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। जैसे ही बाबा ने मुंबई दरबार का ऐलान किया, महाराष्ट्र की सियासत में बखेड़ा खड़ा हो गया। मुंबई में होने वाले बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के विरोध में सबसे पहले कांग्रेस उतरी। कांग्रेस ने बाबा के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। ये बाबा हो नहीं सकता, ये बागेश्वर नाम का कोई व्यक्ति है जिन्हें तुकाराम महाराज जी का अपमान किया और ऐसी जो मानसिकता है वो महाराष्ट्र में ना आए, इसके लिए शासन ने त्वरित एक्शन लेना चाहिए। इनके प्रोग्राम को रोका जाए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ओके, अगर सर ये प्रोग्राम नहीं रुकता, अगर होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो इसमें कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सरकार की दायित्व जाता है।
कांग्रेस बाबा के विरोध में खड़ी हो गई है तो बीजेपी ने बाबा के दौरे का समर्थन किया है। बीजेपी इसे सीधे सीधे चुनाव से जोड़ रही है। कांग्रेस के नेताओं को हो क्या जाता है, हमेशा हिंदू साधुओं का विरोध, संतों का विरोध। जब चुनाव आते हैं तो इनके नेता राहुल गांधी समेत सारे लोग जनेऊ क्या पहनेंगे, मंदिरों में जाकर के मत्था टेकने की नौटंकी क्या करेंगे, और चुनाव बीत जाने के बाद इनका हिंदू विरोध प्रखरता से सामने आता है। बागेश्वर सरकार के दौरे से पहले महाविकास आघाड़ी की राहें भी जुदा जुदा सी दिखती हैं। कांग्रेस जहां बाबा का विरोध कर रही है तो वहीं शिवसेना बाबा के स्वागत को पलक पावड़े बिछाए बैठी है। सबकी अपनी अपनी धार्मिक भावना रही है। यदि कोई बागेश्वर बाबा को मानता है तो उनकी बात है, कोई नहीं मानता है तो उनकी बात है। हम तो यही चीज कहेंगे कि हमारे दिल में साधु संतों के प्रति हमेशा प्रेम रहा है, रहेगा, और जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तेन तैसी, जिसकी जैसी भावना है उसको ऐसी मूर्ति दिखती है। बागेश्वर सरकार के दौरे से पहले जिस तरह से सियासत में भूचाल आया है उसे देखकर लगता नहीं कि बाबा का ये दौरा इतना आसान होने जा रहा है। ऊपर से बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया, जो कांग्रेस की सियासी सोच से कतई मेल नहीं खाती। अब बाबा के दौरे से उनके भक्तों की समस्या का कितना समाधान होगा ये तो दिव्य दरबार में पता चलेगा। लेकिन दरबार से पहले नेताओं ने अपने सियासी नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाना जरूर शुरू कर दिया है। इधर यूपी पुलिस प्रयागराज में शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटर्स के बेहद करीब पहुंच चुकी है। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया है जो गुड्डू बमबाज से लगातार संपर्क में थी। इतना ही नहीं, जानकारी तो यह भी है कि महिला ने फरार शूटर्स और बमबाज के कई राज भी उगले हैं। तो दूसरी तरफ अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी अंतिम दौर में है और अशरफ की किसी भी दिन जेल बदल सकती है, जिससे माफिया फैमिली में डर और खौफ का माहौल है। प्रयागराज का वांटेड शूटर गुड्डू बमबाज का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस के कब्जे में अब वो महिला है जिससे शूटर लगातार संपर्क में था। उससे बात किए बिना रह नहीं पाता था और अब वही महिला गुड्डू बमबाज तक पहुंचने में पुलिस के लिए ब्रिज का काम करने वाली है। दरअसल नैनी इलाके से महिला को हिरासत में लिया। शूटर से लगातार संपर्क में थी महिला। शूटर से रोजाना महिला की बात होती थी। शूटर को लेकर महिला ने उगले कई राज। शूटर्स तक पहुंचने के लिए पुलिस की ये कार्रवाई बेहद गोपनीय है, इसीलिए अब तक महिला के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि हिरासत में ली गई महिला गुड्डू बमबाज से लगातार संपर्क में थी। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो चलते चलते बम बना लेता है। उसे पिस्टल और राइफल नहीं पसंद है, बल्कि वो बम मारकर हत्या करने में माहिर है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से ही पुलिस टीमें बमबाज गुड्डू की तलाश कर रही है। वारदात से पहले उसकी लोकेशन लखनऊ मिली थी, लेकिन वारदात के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। उमेश पाल शूटआउट कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने नैनी इलाके से एक महिला को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 5 लाख के इनामी शूटर के साथ उसके संबंध हैं और प्रतिदिन मोबाइल से उससे लंबी बातचीत होती थी। इसी आधार पर फिलहाल जांच एजेंसियों ने उस महिला को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके कॉल डिटेल के आधार पर कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। ये माना जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम से उस महिला के संबंध है। हालांकि महिला का पति जो है वो किसी राजनीतिक दल से भी उसका संबंध बताया जा रहा है, लेकिन महिला के अपने ससुराल से रिश्ते ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ पुलिस ने उस जेल में भी छापेमारी की जिसमें अतीक का दूसरा बेटा बंद है। नाम है अली अहमद। पुलिस को आशंका है कि अली अहमद भी इस शूटआउट में शामिल है और उसने भी जेल में रहते हुए ही प्लानिंग की थी। हालांकि जेल में बंद अतीक अहमद के साथ साथ अतीक का भाई अशरफ भी डर के साए में जी रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई ने भी प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है और आशंका जाहिर की है कि अगर जेल बदली हुई तो उसका भी एनकाउंटर हो सकता है।
रामपुर में आजम खान के समर्थकों के रोने का वीडियो सामने आया है। समर्थकों के रोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। रामपुर में आज आजम के समर्थक आजम खान से लिपटकर खूब रोए। दरअसल आजम खान आज कोर्ट पहुंचे थे। मामला अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र का था। रामपुर कोर्ट परिसर में आजम के समर्थक भी थे जो उन्हें देखकर भावुक हो गए और उनसे लिपटकर रोने लगे। आजम खान के समर्थकों के रोने का वीडियो, आजम खान से लिपटकर ये समर्थक जो रोते दिखे, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये समर्थक आजम खान के पास पहुंचे और रोने लगे उनको देखकर। पेशी पर कोर्ट पहुंचे आजम खान और समर्थकों के आंसू निकल आए उन्हें देखकर। थोड़ी सी जगह थोड़ी सी जगह और इसी बीच सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप तय हो गए हैं। महिला का घर जलाने और फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल के मामले में आरोप तय हुए हैं। आज इन दोनों ही मसले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में एक सरकारी गवाह भी पेश किया गया। दोनों मामले में कोर्ट में ट्रायल हुआ, जिसके बाद इरफान सोलंकी पर आरोप तय कर दिया गया। पेशी से लौटते वक्त सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर पुलिस पर भड़कते दिखे और कहा कि कानपुर पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे कि वो कोई जानवर हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार को मेरा इस्तीफा चाहिए तो ले ले। चल रहा है भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते जब ये बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोग को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें। हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। भैया इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है। इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले। बिल्कुल एक ही मकसद, एक ही काम, आपको भूमाफिया की लिस्ट में डाल दिया। अरे चाहे जिसमें डाल दे। और हापुड़ में एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक बच्ची ने दवा समझकर फेविक्विक आंख में डाल दी, जिसके बाद बच्ची की आंख बुरी तरीके से चिपक गई। 7 साल की बच्ची की आंख की पलक पूरी तरीके से चिपकी हुई है और सूखने के बाद मामला गंभीर हो गया। डॉक्टर्स ने बच्ची को मेरठ रेफर कर दिया। पूरा मामला गढ़मुक्तेश्वर के पलवाड़ा इलाके का है। बच्ची की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हर अभिभावक के लिए खबर एक सबक है। हर ऐसी चीज जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे बच्चों से दूर रखें।